नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात हो तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत में आज जिस खबर का जिक्र सबसे पहले हम करने वाले हैं वो अपने आप में बहुत सारी चिंताएं लेकर आई है। एक तरफ मॉनसून, कहा जाता है कि मॉनसून राहत लेकर आता है। मॉनसून यानी मेघा जब बरसती है तो चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है, मौसम सुहावना हो जाता है। लेकिन इस बार का मॉनसून तो मानो भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ आफत लेकर आया हो। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, उत्तरकाशी से लेकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तक, हमने लगातार मॉनसून की इस आफत की तस्वीरें देखी। जगह जगह लैंडस्लाइड, जल जमाव, बाढ़ जैसे हालात हैं। आधे से ज्यादा उत्तर भारत में पानी भरा हुआ है। और आज तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मानो आज जल की इस धारा की वजह से पूरी तरह से ठहर गई। ये तस्वीरें उसी मुंबई नगरिया की है जो कई सपने दिखाती है। वो मुंबई नगरिया आज सिर्फ पानी पानी नजर आई है। जून और जुलाई में गायब रही बारिश ने अगस्त में महाराष्ट्र में जोरदार वापसी की है। राज्य के ज्यादातर जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। कोंकण और मराठवाड़ा जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और इसकी वजह से भारी नुकसान भी हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मुंबई समेत 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अलर्ट के बाद मुंबई महानगर पालिका ने सोमवार को सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया, क्योंकि निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, क्योंकि पूरी मुंबई नगरी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है, पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही है। नागरिकों से यह अपील की जा रही है कि वो केवल आवश्यक कार्य हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। आईएमडी के अनुसार मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे घाट क्षेत्र, सतारा घाट क्षेत्र और कोल्हापुर घाट क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका है। 18 से 22 अगस्त के बीच पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। यह अलर्ट आईएमडी की कोलाबा वेधशाला से 18 अगस्त सुबह 11:30 बजे जारी किया गया। लगातार तीसरे दिन हुई बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें इसी की गवाही देती हैं। जरा फुल स्क्रीन ले लीजिए इन तस्वीरों को। आप खुद देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये शहर है वो सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। यहां पर कभी जो सड़कें हुआ करती थी अब वो पूरी तरह से जलमग्न होकर यहां पर दरिया जैसी नजर आ रही हैं। अंधेरी सबवे, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे निचले इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित है। लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई मेट्रो को, लेकिन वो लाइफलाइन भी पूरी तरह से ठप पड़ी है क्योंकि पटरियों पर तो पानी भर गया है। उपनगरीय लोकल ट्रेनें जो है, लाइफलाइन जिसे मैं कह रही हूँ, 8 से 10 मिनट की, बल्कि इससे भी ज्यादा देरी से चल रही है। कहीं कहीं पर तो आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हार्बर लाइन के कुछ हिस्सों में पटरियों पर पूरी तरह से पानी भरा है। कुर्ला तिलक नगर के बीच पटरियां बदलने वाले पॉइंट के खराब होने से सेंट्रल लाइन पूरी तरह से प्रभावित है। वाहन चालकों का कहना है कि तेज बारिश से दृश्यता कम होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। यह आर्थिक नगरिया है, यह आर्थिक राजधानी है देश की, लेकिन पानी ने इसकी रफ्तार भी रोक दी है। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में सांताक्रूज वेधशाला में 99 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कोलाबा तटीय वेधशाला में 38 मिलीमीटर। जलभराव के कारण अंधेरी सबवे की दोनों लेन बंद कर दी गई है। यातायात
ठाकरे ब्रिज और गोखले ब्रिज से होकर डाइवर्ट किया गया है। वकोला ब्रिज, हयात जंक्शन और खार सबवे के पास भी जलभराव की स्थिति है। तस्वीरें देख लीजिए। आकाशा एयर और इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें। मुंबई में लगातार बारिश के चलते बीएमसी ने 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया। बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा से बचें और सावधानी बरतें। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और मदद के लिए तैयार है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि ये जो मुंबई में इस बार बारिश हुई है, जो बारिश 1 महीने में दर्ज की जाती थी, वो महज 1 दिन में हो जाना अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। प्रकृति हमें कुछ बड़ा संदेश दे रही है और अगर इस संदेश को हमने अब भी नहीं भांपा तो आने वाला समय क्या होगा, इसका अंदाजा आज मुंबई से आई इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें जहां पर सड़कें नहीं दरिया सड़कें बन चुकी हो, जहां पर जो रफ्तार पहियों की है वो इस पानी की वजह से थम गई, जहां पर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। आप सोचिए कि आर्थिक राजधानी कही जाती है, एक दिन में कितना नुकसान, अगर देखें तो कितना नुकसान पहुंचा है इस मुंबई नगर के ठप होने की वजह से। इसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मुंबई में आज जिस तरह से बारिश हुई और इस बारिश ने किस तरीके से आर्थिक राजधानी को पूरी तरह से अपनी चपेट में लेते हुए इसकी रफ्तार रोक दी, इसी पर आधारित हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। 3 दिन से रुक रुक कर जारी बारिश ने मुंबई समेत कई हिस्सों में आफत मचा दी है। जन्माष्टमी के बाद शुरू हुए बादल अब कुछ थमते नहीं। नतीजा दादर, अंधेरी, साइन मार्केट से लेकर पारसी कॉलोनी तक सारे इलाके जलमग्न है। स्कूल कॉलेज बंद, लोकल ट्रेनें रेंग रही, सड़कें नदियों से कम नहीं। प्रशासन हर मोर्चे पर मुस्तैदी दिखा रहा, लेकिन जनता की मुश्किलें कम नहीं। वास्तव में पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश ने 1 महीने का रिकॉर्ड केवल 48 घंटों में ही तोड़ दिया। आईएमडी ने मुंबई और ठाणे में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के उपनगरों में 16 अगस्त की रात 244.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह 13 वर्षों में अगस्त माह में तीसरा सबसे ज्यादा 24 घंटे का आंकड़ा है। नतीजन सड़कें, घर, ऑफिस, रेलवे ट्रैक, हर जगह पानी घुस गया है। मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे जीवन यापन पर गहरा असर हुआ है। लोकल ट्रेनें देरी से चल रही है। एयरलाइंस ने यात्रियों को यात्रा से पहले सलाह देने का आग्रह किया है, लेकिन प्रशासन प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। बीएमसी ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया। जल निकासी के प्रयास तेज किए गए। स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम एक्टिव है। लोगों को सड़क पार करते हुए ट्रेनों के इंतजार में और फंसे बच्चों की राहत के दृश्य, ये सब अब सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। कई जगहों पर स्कूल बस फंसी, बच्चे बचाए गए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राज्य में बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रशासन की सक्रियता और लोगों की सतर्कता से स्थिति पर नियंत्रण की कोशिश जारी है। तो पानी पानी आर्थिक राजधानी हो चुकी है। बारिश की थमने का नाम नहीं ले रही है। अलर्ट मोड पर मुंबई को रखा गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी कमोबेश ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं। ये तस्वीर क्या कहती है, इसका जिक्र भी हम करेंगे। तो एक तरफ तो आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बनने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली और उत्तर भारत में मानसून ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते रविवार को बैराज से करीब 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
जो इस सीजन का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही सिंचाई विभाग ने मीडियम फ्लड घोषित कर दिया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान के करीब बह रहा है और अब ऐसे में हालात और बिगड़ने की आशंका बन गई है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज के खोले जाने के बाद से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। पहाड़ों से उतरती सोम और हरिपुर खोल नदी भी उफान पर है। सोम नदी में रविवार सुबह 24,100 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसने पुलों और खेतों को डुबो दिया है। कई गांवों में पानी घरों और गलियों में घुस गया है। चेक डैम टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इधर राजधानी दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। ट्रैफिक जैम और जलभराव से लोगों की जिंदगी थम जाती है। यानी एक ओर जहां बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर सीजेआई की टिप्पणी ने राजधानी की जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था की पोल खोल दी है। मानसून के मौसम में दिल्ली एनसीआर के हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका अंदाजा आने वाले 35 घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से मानसून के दौरान जो पानी बरस रहा है, उससे जिस तरह से नदियां उफान पर हैं, वैसे हथनी कुंड बैराज के 18 गेट खोले जाने के बाद यमुना का जब जल स्तर बढ़ा है तो निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी है और जब खतरे की घंटी बजे तो समय रहते कदम उठाने की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या वाकई इस बार वो कदम उठाए जाएंगे जो राष्ट्रीय राजधानी को पानी पानी होने से बचा पाएंगे। इन तस्वीरों के साथ ये सवाल भी स्वाभाविक है। तो एक तरफ मॉनसून की वजह से नदियां उफान पर हैं, जलमग्न हो रहा है। चारों तरफ हम पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बद से बदतर होते हुए देख रहे हैं। एक तरफ मॉनसून से नदियां उफान पर हैं, दूसरी तरफ मॉनसून सत्र में विपक्ष की सियासत भी पूरी तरह से उफान पर है। कहावत यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और यही कहावत दरअसल इन दिनों भारतीय राजनीति के विपक्ष पर एकदम सटीक बैठती है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि 7 दिन में पुख्ता सबूत दो या फिर पूरे देश से माफी मांगो। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? सबूत देने के बजाय आयोग पर ही फिर से हमला बोल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बड़ी संख्या में विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे सामने आते हैं। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, तमाम नेता, तमाम जो बड़े चेहरे हैं सामने आते हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन असलियत यह है कि विपक्ष अवैध घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की पैरवी कर रहा है। सवाल ये कि क्या विपक्ष वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है? क्या विपक्ष चाहता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारा वोटर साबित कर दिया जाए? और क्या विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए निकला है या फिर अपनी कुर्सी के लिए इन घुसपैठियों को बचाना चाहता है? सवाल बड़ा है कि घुसपैठियों से प्यार और चुनाव आयोग पर वार, ये एक सियासत क्या सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए है? और अगर ये कुर्सी के लिए है तो ये कितनी खतरनाक है? आइए इसी सवाल का जवाब समेटती हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज यही कहावत भारतीय राजनीति के मौजूदा विपक्ष पर सटीक बैठती है। विपक्ष चुनाव आयोग को डांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी औकात बता दी। आयोग ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी आरोप आप लगा रहे हैं उसका 7 दिन में सबूत दीजिए, वो भी शपथ पत्र के साथ, वरना देश से माफी मांगिए। चुनाव आयोग से फटकार खाने के बाद विपक्ष परेशान है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लामबंद हो रहा है।
खबर यह भी है कि विपक्ष संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जमकर भड़ास निकाली, लेकिन किसी ने आयोग के सवालों का जवाब नहीं दिया, उल्टा आयोग के ही कामकाज पर सवाल उठा दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, सपा नेता रामगोपाल यादव और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग जवाबदेही से भाग रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था। उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। उधर बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस यात्रा के नाम पर वो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगभग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसके खिलाफ पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी और फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाते हैं, वोटर लिस्ट में शुद्धता की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में चल रही वोट शुद्धि प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अपने वोट बैंक को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की राजनीति और विपक्ष का घुसपैठियों के लिए खुलकर मैदान में आना साफ संदेश देता है कि वे नहीं चाहते हैं कि देश से घुसपैठियों को निकाला जाए। विपक्ष नहीं चाहता कि अवैध लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए। आम भारतीय नागरिकों की आड़ में देश का विपक्ष अवैध घुसपैठियों को कवर फायर दे रहा है। चुनाव आयोग ने रविवार को राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया और कहा कि सिर्फ भारत का नागरिक ही वोट दे सकता है। आयोग ने यह भी साफ किया कि अगर किसी के पास 2 वोटर कार्ड हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो 2 वोट डाल सकता है। जहाँ पर उनका वोट था वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे, तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज विपक्ष घुसपैठियों से प्यार के चलते चुनाव आयोग पर वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एसआईआर के मुद्दे पर आज सदन में फिर से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिससे लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से राहुल गांधी बिहार में एसआईआर के विरोध में अपनी यात्रा निकाले हुए हैं, क्या विपक्ष घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो विपक्ष घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये सवाल इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि एक तरफ एसआईआर जो ये प्रक्रिया है जिसमें साफ तौर पर वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तो फिर एसआईआर के मसले पर क्यों इनकार कर रहा है? इसीलिए विपक्ष की सोच पर सवाल उठता है। आज उसी सोच पर हमने प्रहार किया और विपक्ष की एक और असलियत सामने लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो एसआईआर के नाम पर पूरा विपक्ष घुसपैठियों के लिए खुलकर मैदान में उतर चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर, लेकिन चुनाव आयोग जब ये कहता है कि भाई आप प्रमाण दीजिए, हलफनामा, अगर आपके पास प्रमाण है तो हलफनामा दायर कीजिए, लेकिन विपक्ष इससे पीछे हटता है। एसआईआर की प्रक्रिया उन्हें मंजूर नहीं है तो सवाल विपक्ष पर उठता है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज
हमारे संवाददाता सागर कुमार कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के पास पहुंचे। उनसे पूछा गया कि भाई आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के समर्थन में क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए कि वो किस तरह से घुसपैठियों के पैरोकार बनते हुए यहां पर नजर आए। ये तथ्यात्मक बात की राहुल गांधी ने। तथ्यात्मक में सिर्फ हिंदुओं का नाम उसमें है। अरे तो है सिर्फ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुसलमानों का नहीं था। मैं जो आपको लिस्ट दिखाई है उसके बात कर रहा हूँ मैं। क्या आप चाहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियां भागना चाहिए देश से? अरे क्या बात है यार, तुम्हारा चैनल कितनी बढ़िया बातें करता है। उसे इसी हिसाब से भी पूछ लेते, इसी हिसाब से डेटा मांग लिया था कल एक प्रेस वाले ने। हाँ। ये चला देना जो बोल रहा हूँ। हाँ। इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने डेटा मांग लिया था। इस हिसाब जवाब नहीं दे पाए कि आपने कितने बांग्लादेशी ढूंढे, कितने नेपाली ढूंढे, कितने बर्मा के लोग ढूंढे, बताओ कितने लोग ढूंढ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर भी घुसपैठियां पकड़े जा रहे हैं। एक मिनट, अरे रुको भाई रुको, स्पीड मत पकड़ो। जी जी बोलिए बोलिए। हर बंगाली बोलने वाला जो है तुम्हें बांग्लादेशी दिखाई देता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। उठा करके तुम नहीं, प्रूफ हुआ है इमरान जी, प्रूफ हुआ है। वो बांग्लादेश से दिल्ली के अंदर ही हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से। अरे कितने पकड़े गए भाई, कितने भेजे, डिपोर्ट किए, डेटा दो ना, फालतू में जहर नहीं पकड़े जा रहे हैं अभी सारे। यार छोड़ो, डेटा भी देंगे, डेटा भी देंगे। नहीं इमरान जी आप चाहते हैं भागे, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर भगाओ, उनका फर्जी वोट नाम हटना चाहिए। हाँ तो पहले इस्तीफा दे प्रधानमंत्री के, ये इतने बांग्लादेशी घुस के आगे कैसे? नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी आए थे, इस समय भी हम भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाएं। आप बोलिए ये बात। बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठियों को बाहर है कहाँ भाई? आप गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए? आपके सहारनपुर से सांसद है, वहां पर भी कई घुसपैठियां हैं, तो पकड़ लो ना आगे। पकड़ लो। पकड़ लो। नहीं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाए? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी है कहाँ? आप तो हर बंगाली बोलने वाले को सर करोड़ों घुसपैठियों की तो रिपोर्ट है। शीला दीक्षित आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इतने करोड़ घुसपैठियां किसमें है? कितने करोड़ है? कितने करोड़ है भाई? संख्या बहुत है सर। अरे तो है कहाँ वो? सर आप 11 साल हो गए सरकार, 12 साल चलाते हुए, है कहाँ? कितने डिपोर्ट किए बताओ ना, कितने डिपोर्ट कर रहे हैं? सर यही तो कह रहे हैं आप लोग। 12 साल में आप 12 आदमियों को अरे 12 साल में 12 डिपोर्ट नहीं कर पाए तुम लोग। आप लोग साथ दे रहे हैं सर, बोलिए ना आप। अरे तो आप डिपोर्ट करो ना, जो है वो डिपोर्ट कर रहे हैं सर। मेरे गुजरात के से भी कई डिपोर्ट किए गए बांग्लादेश, वो जहाज आपने देखा था। कितने लोग डिपोर्ट किया आपने? अरे आपने तो उठा करके अपने लोगों को डिपोर्ट कर दिया था, वो वापस आ रहे हैं, उन्हें नहीं दिखाओगे तुम? सर उनकी बात आप कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं इमरान जी। आप बोलिए ना कैमरे पे, देश आपको सुन रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को, बांग्लादेशी रोहिंग्या गरीब लोग हैं। असल में दिक्कत क्या है? आपको गरीबों से दिक्कत है। आपको नहीं, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारे देश का यहाँ रहना चाहिए, देश का हिंदू यहाँ रहे। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या वो फर्जी लोग हैं, वो बाहर से भागकर यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी संख्या के अंदर रह रहे हैं और क्राइम के अंदर। आप बोलिए एक बार कैमरे पर, देश सुन रहा है। मैं बोलता हूँ बार बार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर बाहर भगाइए। तो आप बोलते रहो ना, आप बोलते रहो। पहले आप आइडेंटिफाई करिए, आप किसको आइडेंटिफाई हो रहे हैं सर। सिर्फ मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, दिल्ली पुलिस में मैं कवर करता हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पकड़े जा रहे हैं सर। कितने पकड़ लिए? जितने पकड़े, निर्वाह नहीं बताओगे? जब पकड़े नहीं जा रहे तुमसे तो तुम्हें यही बोलना है। अरे सर पकड़े जा रहे हैं, ऑफिशियल डाटा तो मिल जाएगा ना सर। हो गया, लाओ ना पहले ऑफिशियल डाटा लाओ, उसके बाद बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। चलिए, इमरान मसूद साहब थे सहारनपुर से सांसद, जिनका साफ कहना था बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो उन्होंने नहीं कहा कि देश से बाहर भगाया जाना चाहिए। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी कहा गया है राहुल गांधी को तो 7 दिन के अंदर हलफनामा दे या फिर माफी मांगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो घुसपैठिए गरीब हैं और भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हकमारी कर रहे हैं ये घुसपैठिए और ये गरीब हैं। ये है विपक्ष की राजनीति और यही राजनीति आज सवालों के घेरे में है। एक तरफ विपक्ष की एसआईआर और वोट चोरी को लेकर राजनीति चरम पर है, तो दूसरी तरफ क्योंकि सदन की कार्रवाई जरूर बाधित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहा जाता है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ईश्वर रास्ता सामने खोल देते हैं। आज कुछ ऐसा भी हुआ है। अच्छी तस्वीर भी सदन से आई है। भारत के समुद्री क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ है। आज राज्यसभा ने इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को हरी झंडी मिली है और इसके साथ ही अब 1908 के औपनिवेशिक दौर के कानून को खत्म कर दिया गया है। यानी ये गुलामी वाला जो कानून था
वो अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये नया कानून केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा। इसके लिए मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो पोर्ट आधारित विकास का रोड मैप तैयार करेगी। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ही एक ऐतिहासिक सुधार बताया है। नए कानून के तहत भारतीय बंदरगाहों को अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों और आपदा प्रबंधन तैयारियों का पालन करना होगा। साथ ही डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम और आधुनिक ट्रैफिक तकनीक के जरिए दक्षता भी बढ़ाई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून निवेश आकर्षित करेगा, रोजगार सृजित करेगा और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसी पर मेरी सहयोगी तेजुतालो नकरो ने आज इस पूरी खबर पर का जायजा लिया। उन्होंने इस पर खास तौर से जब इस खबर को सामने रखा जा रहा था, जब यह ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था, उनकी मौजूदगी संसद में थी, उन्होंने क्या देखा उनकी नजरों में ही आइए समझ लेते हैं। आज भारत की मैरीटाइम सेक्टर में एक हिस्टोरिक रिफॉर्म हुआ है। राज्यसभा ने इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पास कर दिया है, जिसे अब 1908 का पुराना कॉलोनियल एरा लॉ रिप्लेस हो जाएगा। ये नया कानून सेंटर और स्टेट्स को साथ मिलकर काम करने का अधिकार देता है। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू एक एग्जाम्पल ऑफ ट्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन पोर्ट लेड रोड। पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे एक माइलस्टोन रिफॉर्म बताया, जो भारत की मैरीटाइम पोटेंशियल को अनलॉक करेगा, एज एनविजन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इस बिल के तहत आप इंडियन पोर्ट्स को ग्लोबल ग्रीन नॉर्म्स और डिजास्टर प्रिपेयरनेस स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। साथ ही डिजिटलाइजेशन जैसे मैरीटाइम सिंगल विंडो और मॉडर्न वेसल ट्रैफिक सिस्टम से एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेंगे। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये लॉ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, नई जॉब्स क्रिएट करेंगे और इंडियन पोर्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा। ये एक हिस्टोरिक स्टेप माना जा रहा है, जो भारत को ले जाएंगे सीधे विकसित भारत 2047 की तरफ। जय हिंद, मैं हूं तेजुतालो नकरो, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन के साथ नई दिल्ली से। महसूस करती है तो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है और 2047 तक का ये जो विजन है, ये जो कदम उठाया गया, वो उसी के लिए मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। जनमत पे अब हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी वक्त आज की गुड न्यूज का है, आज की पॉजिटिव न्यूज का है। तो आज की पॉजिटिव न्यूज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। आज का एक ऐसा पल जो पूरे देश के लिए गर्व और गौरव का क्षण बन गया। ये देखिए, ये है वो पल जब हमारे वीर आसमानों को छूते हैं, तब भारत का मान, सम्मान और परचम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। आज हम जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, वो तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही है। एक ऐसा सपूत जिसने न सिर्फ अंतरिक्ष की सीमाओं को पार किया, बल्कि वहां से लौटकर अपने अनुभवों से पूरे देश को नई प्रेरणा भी दे रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक गए, आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। पीएम ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया, कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ाया। यह दृश्य सिर्फ 2 व्यक्तियों के मिलन का नहीं था, बल्कि ये भारत की आकांक्षाओं और उपलब्धियों का संगम था। शुभांशु ने प्रधानमंत्री को अंतरिक्ष मिशन का पैच भी भेंट किया और वहां से ली गई अनमोल तस्वीर भी उनके साथ साझा की। सोचिए, लखनऊ की धरती पर जन्मा ये बेटा जब पूरी मानवता के साझा प्रयोगशाला यानी कि ISS पर पहुंचा, तो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे भारत का सपना लेकर गया। 18 दिन के कठिन और ऐतिहासिक सफर के बाद जब वो लौटे, तो तिरंगे की गरिमा और ज्यादा बढ़ गई। ये वही कदम है जो आने वाले गगनयान मिशन को नई गति देगा और विश्व को ये संदेश देगा कि भारत अब सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी नेतृत्व करने को तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ठीक ही कहा है कि ये यात्रा हमारी नई पीढ़ी को बड़े सपने दिखाने और उन्हें पूरा करने की ताकत देगी।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि नए भारत की उम्मीद, आत्मविश्वास और संकल्प का प्रतीक है। आज हर भारतीय का सिर ऊंचा है क्योंकि हमारे वीर सपूत ने अंतरिक्ष से लौटकर भारत के लिए एक सुनहरा इतिहास रच दिया है। तो ये केवल सुनहरा इतिहास नहीं, ये आने वाले वक्त का सुनहरा भविष्य भी रच रहा है। भविष्य सुनहरा हो, विजन, जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, वो विजन भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में एक बार फिर से उसी परचम तक पहुंचाए। इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।